नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। आज बात उन खबरों की जो लोकतंत्र में रह रहे लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की, जिन्होंने लोकतंत्र के एक स्तंभ कार्यपालिका में एक अमिट पहचान बनाई, जिनकी छवि सियासत में मिस्टर क्लीन की रही। 1955 में जन्मे मनोहर पर्रिकर को गोवा का बेटा माना जाता था और आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गोवा सड़कों पर उतर गया है। हालांकि पर्रिकर के जाते ही गोवा में सियासी संकट भी खड़ा हो गया है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दूसरी बड़ी खबर है यूपी में प्रियंका की गंगा यात्रा की। यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नमामि गंगे योजना के जवाब में प्रियंका गंगा यात्रा पर निकल पड़ी हैं। पीएम मोदी की मन की बात के जवाब में सांची बात करेंगी। आज संगम का आचमन और हनुमान जी की पूजा कर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत कर दिया उन्होंने। अब इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर ही मिलेगा, लेकिन प्रियंका की रणभेरी से सियासी जगत में हलचलें जरूर बढ़ गई हैं। इसके अलावा मायावती ने कांग्रेस को जो खरी सुनाई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, उस पर भी हम लोकतंत्र जिंदाबाद में बात करेंगे। तो लोकतंत्र में सबसे पहले आपको दिखाएंगे पर्रिकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा गोवा। प्रियंका की गंगा यात्रा से सियासी जगत में हलचल हो गई। 7 सीट छोड़ने पर मायावती ने कांग्रेस को सुनाई है खरी और बिहार महागठबंधन में सीटों पर क्या पेच फंसा है, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोहर पर्रिकर से जुड़ी खबर की। सियासत में सादगी और सरलता के प्रतीक माने जाने वाले गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर अब कभी न लौटने वाली यात्रा पर निकल पड़े हैं। और दीपक, ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि बिल्कुल मिस्टर क्लीन की इमेज और ये तस्वीरें बड़ी दुखदाई हैं कि 63 साल की उम्र में, और राजनीति में ये कोई उम्र होती नहीं है, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गोवा सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के बाद कला अकादमी में उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। शाम 4 बजे कला अकादमी से मिरामल के एसएजी ग्राउंड तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी भी पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए दोपहर 2 बजे के आसपास गोवा पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज हस्तियां उनको अंतिम विदाई देने के लिए गोवा पहुंच रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के सम्मान में केंद्र ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। और दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा में जैसे ही कदम रखो एक एहसास होता है आजादी का, खुशी का, लेकिन आज पूरा का पूरा गोवा इस तरह से शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए सड़कों पर उमड़े हुए हैं, क्योंकि मनोहर पर्रिकर का जो स्पिरिट था वो बिल्कुल गोवन स्पिरिट, बहुत सादगी के लिए जाने जाते थे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत सादगी के लिए जाने जाते थे मनोहर पर्रिकर, और उससे भी कट्टर वो ईमानदार थे। मनोहर पर्रिकर के बारे में कोई ये नहीं कह सकता था कि भ्रष्टाचार का एक छींटा भी उन पर पड़ा है। आईआईटी से पढ़े हुए थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक ऐसी पार्टी में कदम रखा जो काडर बेस थी, और नीचे से लेकर ऊपर तक का सफर उन्होंने तय किया। मेरे उनके साथ एक्सपीरियंस उनके परफेक्ट सादगी वाले हैं। मुझे याद है गोवा के अंदर बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, और ये वही नेशनल एग्जीक्यूटिव है जिसमें नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी गुजरात के दंगों के बाद। हालांकि उनके इस्तीफे की उस पेशकश को पूरी कार्यसमिति की बैठक ने एक स्वर से नामंजूर कर दिया था, लेकिन उसके एक दिन पहले का वाकया मुझे याद आता है। मेरियट होटल में वो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी वो चलने वाली थी, अगले दिन शुरू होने वाली थी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं मेरियट होटल के अंदर मौजूद था, और उसी वक्त एकाएक खबर आई कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, और हमको ये नहीं पता चल पाया था उस वक्त कि वो प्लेन वायुसेना का है या वो एक सर्विस फ्लाइट है। तो हमने फोन लगाया, और मेरे पास गोवा का मुख्यमंत्री का नंबर मुझे दिया हुआ था, और कहा था कि आप सीएम ऑफिस में किसी से बात मत करना, सीधे सीएम से बात करना, क्योंकि वो हर कॉल खुद अटेंड करते हैं। मैंने बिना 1 सेकंड की देरी लगाए मनोहर पर्रिकर जी को फोन किया। मनोहर पर्रिकर जी ने मुझसे फोन पर आके कहा कि दीपक, मुझे पता नहीं है, मुझे 5 मिनट का वक्त दो। 4 साढ़े 4 मिनट का वक्त हुआ होगा, 4 मिनट और 30 सेकंड का।
तभी मनोहर पर्रिकर का फोन आता है और वो मुझे जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं टॉप से नीचे तक। उनका ये कहना होता है कि वो एक सर्विस फ्लाइट नहीं थी, वो एक एयरफोर्स का एक प्लेन था, 2 पायलट उसके अंदर थे और मुझे आज तक ध्यान है कि 2 पायलट जो है उस क्रैश के अंदर बच गए थे। उन्होंने ऑटो एजेक्ट का बटन दबा दिया था और मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि यह बड़ी राहत की बात है, जैसा आप शंका जता रहे थे, आशंका जता रहे थे कि कहीं ये सर्विस फ्लाइट तो नहीं है। तो मैं उनकी सादगी देखकर उसका कायल हो गया था कि मुख्यमंत्री को आप एक खबर क्रॉस चेक करने के लिए फोन करो और एक एसपी या एक कमिश्नर या एक कलेक्टर की बात वो खुद टेलीफोन पर आते हैं, खुद अपने फोन से फोन करते हैं और ये पूरी जानकारी देते हैं एक रिपोर्टर को। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने तब तक नहीं देखा था कि कोई मुख्यमंत्री संबंधों के आधार पर कोई ऐसी बात करे तो बात अलग है, लेकिन मेरी मनोहर पर्रिकर से जान पहचान कोई बहुत लंबी नहीं थी। और मैं आपको ये बता दूं आंचल की मनोहर पर्रिकर वो शख्स थे, 2 नामों पर आरएसएस ने चिंतन किया था जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था राजनाथ सिंह की जगह। और वो जो 2 नाम थे जिन पर बहुत चिंतन और मनन हुआ था, तो उसमें पहला नाम नितिन गडकरी का था और दूसरा नाम मनोहर पर्रिकर का। तो मनोहर पर्रिकर को दिल्ली की राजनीति में लाने की परंपरा शुरू हो गई थी, जो कोशिश थी वो शुरू हो चुकी थी। और लेकिन पर्रिकर ने खुद ही मना कर दिया था। पर्रिकर ने खुद मना कर दिया था, वो गोवा नहीं छोड़ना चाहते थे और उनके एक बयान को लेकर विवाद भी हो गया था। ये भी एक कारण था कि उन्होंने पुराने नेताओं के बारे में कुछ कह दिया था कि ये जो पिकल है, ये सड़ा हुआ पिकल जो है उसको बाद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस तरह का कुछ बयान हुआ था। हालांकि मनोहर पर्रिकर बात तक ये कहते रहे कि मेरा वो बयान जो है गोवन में दिया गया था और वहां की जो भाषा है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, तर्जुमा जो हुआ था उसका, वो गलत था। इसके लिए मेरे उस बयान को गलत समझा गया, गलत पाया गया, लेकिन वो उन्होंने खुद ने मना कर दिया था। इनफैक्ट वो खुद डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि गोवा से उनका दिल जुड़ा हुआ था, गोवा में उन्हें सादगी नजर आती थी। और जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहे तब उन्होंने इतने प्रोटोकॉल तोड़े जिसकी गिनती आज तक भी साउथ ब्लॉक में शायद कोई भी रक्षा मंत्रालय का प्रोटोकॉल तोड़ना कह लीजिए। यार मुझे ये लगता है दीपक और आतिर यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बुशर्ट पहने हुए हमने रक्षा मंत्री इधर उधर हवाई चप्पल में फिरता हुआ नहीं देखा इस देश के इतिहास में, और शायद नहीं दिखने वाला। जी, मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र गए गोवा और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो जब दिल्ली आए वापस, तो उन्होंने अब जो पूरा ब्यौरा दिया, उन्होंने कहा बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा भाई गोवा में जो नए मुख्यमंत्री हैं वो तो अद्भुत है। मैंने कहा पूछा उनसे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो पूरे स्कूटर में बैठ के अपने आप सेक्रेटेरिएट जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो एक सादगी की जो मिसाल और इतना अच्छा लिस्टेस उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आईआईटी से पढ़े हुए, और जैसे कि आंचल बताई थी उनका एक जो पूरा स्टाइल था, शर्ट उनकी बाहर रहती थी, ट्राउजर, एक आत्मविश्वास और डिसाइसिवनेस जो है वो एक उनका हॉलमार्क था। एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ा है। दरअसल वो अपनी स्कूटी पे ट्रेवल कर रहे थे, हमेशा वो अपनी स्कूटी पर ही चला करते थे और वही उनका स्टाइल स्टेटमेंट होता था पूरा गोवा में, कोई सिक्योरिटी नहीं रखते थे। तो उनकी गाड़ी की, स्कूटी की टक्कर एक गाड़ी से हो गई। तो गाड़ी से एक लड़का उतरता है और उनको बोलता है कि आप जानते नहीं मैं इस जगह के एसपी का बेटा हूं जी। तो वो आते हैं, मनोहर पर्रिकर का हेलमेट हटाते हैं और बोलते हैं कि बेटा दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं इस जगह का चीफ मिनिस्टर होता हूं। तो ये उनकी सादगी थी। अगर कोई दूसरा होता तो शायद उस एसपी को पनिश करता या कोई इस तरह की बात करता जिससे कहीं ना कहीं बेटे की शिकायत एसपी तक पहुंचती। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में तो ये सिंड्रोम है ना, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, ये कहना सड़क के ऊपर। तो उस लड़के ने कहा था, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कहा और सिर्फ अपना हेलमेट उतारा, उनको बताया कि वो कौन है और आगे निकल गए। ग्राउंडेड नेता की पहचान होती है। और बल्कि जितना प्रचार प्रसार, वैसे मैं दीपक यहाँ पे लाना चाहूंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री के सूट बूट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और राहुल गांधी की जैकेट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आज तक मुझे शायद ही एक आध कोई बयान हो मनोहर पर्रिकर का, आज तक मुझे कुछ ऐसा याद नहीं पड़ता है कि कुछ भी जो एफ्लुएंट या फिर सुपरफ्लुअस मनोहर पर्रिकर के साथ जोड़ा गया। नहीं, कभी नहीं जोड़ा गया। और मनोहर पर्रिकर इसीलिए बड़े सादे थे, बड़े सिंपल थे। जब उनको गोवा से डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था तो लोगों को यहां पर बाकायदा कहते थे कि क्या मैं वहां की चीजों से यहां पर रम पाऊंगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई सारी सेरेमनीज होती हैं, रक्षा मंत्री को कई सारी चीजों को होस्ट करना पड़ता है और सब में बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है कि फॉर्मल्स पहने या फिर उसके अंदर सर्विस चीफ जो हैं वो अपनी तमाम ड्रेस
कौन है, तमाम मेडलों के साथ। तो इस तरह की कई सारी औपचारिकताएं वहां पर होती हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने उन औपचारिकताओं के चलते अपने को नहीं बदला, ना उन्होंने कभी बंद गला पहना, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत पूरे अक्रॉस द कंट्री उन्होंने ट्रैवल किया, वो सब नहीं हुआ। और शायद यही वजह है, क्रॉस द पार्टी लाइंस, हमने कांग्रेस वगैरह सबकी प्रतिक्रिया दूसरी पार्टीज की भी देखी है। क्रॉस द पार्टी लाइंस जो है, वो जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो यही है कि हमारे लिए वाकई ये रियल हीरो जैसे हैं। और राजनीति में, जैसा कि मैंने सुबह भी आज कहा था कि राजनीति कहते हैं कि कीचड़ है, नेता कोई अच्छा आदमी भी हो, वो नेतागिरी करने जैसे ही जाएगा वो खराब हो जाएगा, उस पर कालक लगी जाएगी, काजल की कोठरी है। लेकिन मनोहर पर्रिकर एक आज हम उनको याद कर रहे हैं, बहुत कम समय में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। बड़ी दुख की बात है चल ऐसे नेता का जाना भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, इसको हमको समझना होगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उनका सबसे प्रिय जो शगल था वो ये था कि वो अपनी स्कूटी पर जाए, सब्जी और मछली खरीद के लाए। इसीलिए राफेल पर भी जब कांग्रेस निशाना साधती है तो गोवा के मुख्यमंत्री, वो जो डिफेंस मिनिस्टर जो है मछली खरीद रहे थे। तो ये भी बोलने वाली बात है कि देश का डिफेंस मिनिस्टर इतना सादगी वाला उन्होंने कहा कि वो बाजार के अंदर जाता है, वहां पर मछलियां गिनता है, देखता है कौन सी अच्छी मछली है, किस तरह से उसको साफ कराना है, घर पर लाता है और पकाता है। तो देखिए आप, उन्होंने यही कहा कि मेरे को बटर चिकन से बेहतर फिश करी और राइस, वहां की स्पेशलिटी गोवा की, वो पसंद है। बहरहाल, और गोवा में फिश करी और राइस के सिवा कुछ होता भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। दीपक, हमारी तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है और हम श्रद्धांजलि देते हैं। कहना चाहता हूं कि ऐसे सॉलिड नेता को हमारी तरफ से नमन, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। यूपी बिहार में कांग्रेस की हालत चुनाव से पहले ही घुटने टेकने वाली हो गई है। यूपी में महागठबंधन में कोई मौका नहीं मिला, वहीं बिहार में अब आरजेडी से सीटों को लेकर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। सूत्रों से खबर है कि लालू बिहार में कांग्रेस को 11 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इसकी वजह आरएलएसपी है जो खुद 5 सीटें मांग रही है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर सहयोगियों से संयम बनाए रखने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज बिहार में महागठबंधन सीटों पर आखिरी ऐलान कर सकता है। तो पेच फंसा हुआ है। दीपक, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, क्या पेच फंसा हुआ है? क्या आरजेडी ने 8 सीटों की पेशकश की है कांग्रेस को, 12 से 11 और 11 से 8? सबसे पहले दीपक 17 मांग थी कांग्रेस की, 50-50 फॉर्मूला चाहती थी कांग्रेस, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव को मान्य नहीं था, सिरे से नकार दिया। उसके बाद कांग्रेस क्लाइम डाउन करती है, 11 सीटों की मांग करती है, वो भी मान्य नहीं है लालू प्रसाद यादव को। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि शनिवार को ही लालू प्रसाद यादव ने अपने एक मैसेंजर को बाकायदा भेजा था दिल्ली। कल कई राउंड मीटिंग हुई थी और खासतौर पर लालू प्रसाद यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 8 से ज्यादा सीटें दे पाना बिल्कुल मुश्किल होगा, उनके लिए संभव नहीं है। और अगर कांग्रेस चाहे तो 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जीतन राम मांझी भी आंखें तरेर रहे हैं, रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी आंखें तरेर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के असमंजस की स्थिति अभी भी महागठबंधन में बरकरार है। अभी भी तमाम जो कद्दावर नेता हैं महागठबंधन के, वो दिल्ली में ही हैं, कई राउंड मीटिंग्स होनी है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद शाम तक कुछ स्थिति स्पष्ट होगी या कल तक कुछ ऐलान हो सकता है। लेकिन शिवपूजन, सबसे बड़ी बात, क्या आरजेडी जिसके मुखिया लालू यादव अभी जेल में हैं, तेजस्वी पूरी पार्टी को चला रहे हैं, उनके पास राबड़ी और मीसा भारती हैं, ऐसे में वो कांग्रेस से अलग होने का, एकाएक कांग्रेस को झिटक देने का क्या ऑप्शन देख सकती है अपने सामने? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस कहीं न कहीं आत्मविश्वास से लबरेज है। जिस तरीके से जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने 3 राज्यों में, उसके बाद कांग्रेस भी अपना जमीन वो टटोल रही है बिहार में और इसी बाबत लगातार कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। राजद को ये मान्य नहीं है। राजद को पता है कि जो राजद का एमवाई समीकरण है वो उसके साथ है, उसके साथ ही रहेगा और इसी बाबत चाहता है राजद की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे ताकि एक राजद की स्थिति मजबूत रहे। कांग्रेस खुद अपना पैर बढ़ाना चाह रही है और कहीं न कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पार्टी में है और इस बाबत ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोनों ही पार्टियों को। अब महागठबंधन एकजुट रह भी पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कब तक की डेडलाइन बनाई है तेजस्वी यादव ने? कुछ टाइम फ्रेम उनके दिमाग में होगा। और कांग्रेस से तेजस्वी यादव से सीधे बातचीत कौन कर रहा है? राहुल गांधी का दफ्तर कर रहा है, प्रियंका गांधी का दफ्तर कर रहा है, या वो राज्य के नेताओं के भरोसे है कि राज्य के नेता उनका मैसेज देकर राहुल गांधी तक दें? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई है, तेजस्वी की बातचीत भी हुई है। कांग्रेस के जो दूसरे आला
लेता है उनसे लगातार बातचीत हो रही है, उनके घरों पर बैठकें हो रही है और बैठकों के बाद कुल मिलाकर के निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति है। जीतन राम मांझी भी गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे और आनंद फानंद में आज मदन मोहन झा यहां से जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो भी पहुंचे हैं, सदानंद सिंह पहुंचे हैं और तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक मुकाम तक पहुंचा जाए सीट बंटवारे को लेकर के। वहीं दूसरी ओर एनडीए में सीट बंटवारे जैसे जटिल मुद्दे को एनडीए ने सुलझा लिया है। अब उनके शिवपूजन, बस एक लाइन में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के जहन में आखिरी नंबर कितना है जिस पर वो झुकने के लिए तैयार है? लास्ट जो फिगर कांग्रेस की तरफ से फ्लोट किया गया था वो 11 का था। हालांकि कांग्रेस पहले से ही 50-50 के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन वो राजद को मान्य नहीं है। अब क्या कांग्रेस 11 से घटकर 8 तक पहुंचेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस घुटने इतने इस हद तक जो है वो टेकेगी। और शिवपूजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और यहीं पर पेच है कि 3 राज्यों में जीत गई है कांग्रेस, तो अब वो फिर से बिग ब्रदर बनना चाहती है, जबकि महागठबंधन बहुत जरूरी है। लेकिन उसे नहीं पता है कि जो अभी देश के हालात है, जिसको कांग्रेस बेहद अच्छी तरह समझती है, पुलवामा में जो कुछ हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हमने किया, उससे भी देश का माहौल बदला है। और लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को थोड़ा समझौता भी करना पड़े और अगर वो गठबंधन में किसी तरह की जाती है तो उसके लिए बेहतर होगा, कुर्बानी देनी होगी, बिटर पिल लेनी होगी। और मुझे लगता है कि ये समझना होगा। और आज मेरे ख्याल से ये भी खबर आ रही है कि अब कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस पश्चिम बंगाल में वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें कांग्रेस के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अंततः अगर कांग्रेस को टिकना होगा तो गठबंधन की बैसाखियों पर ही टिकना होगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कांग्रेस अगर उत्साह में आई है तो क्या वो प्रियंका गांधी की यात्रा के कारण या प्रियंका गांधी के कैंपेन के कारण या उनके राजनीति में आने के कारण आई है। हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की वोट यात्रा की ब्रेक के बाद। के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के सियासी अभियान नमामि गंगे का जवाब देने के लिए प्रियंका आज से यूपी में गंगा यात्रा पर हैं। यात्रा शुरू होने से पहले प्रियंका ने संगम में आचमन किया, फिर संगम पर मौजूद लेटे हुए हनुमान जी की आरती की। उसके बाद वो बोट पर सवार होकर मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई। प्रियंका इलाहाबाद से गंगा में स्टीमर पर सवार होकर वाराणसी तक का दौरा करेंगी। इस दौरान वो रास्ते में कई जगहों पर लोगों से मिलेंगी भी। सॉफ्ट हिंदुत्व के कांग्रेस के अभियान को और मजबूत करने के लिए विंध्याचल देवी मंदिर के दर्शन भी करेंगी वो, और मिर्जापुर में मजार पर भी माथा टेकेंगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। उन्होंने संगम में आचमन किया है, हनुमान मंदिर में आरती की है, लेटे हुए हनुमान जी की आरती की है और नाव से वो रवाना हो गई हैं। और ठीक उससे पहले मायावती ने आज साफ किया है, चलिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि हमारा कांग्रेस से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। क्या लगता है आखिर मायावती को आज ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर आगे हम आएंगे प्रियंका की वोट यात्रा पर, क्योंकि दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से कांग्रेस का एक प्लान था, लार्जर प्लान था कि वो चंद्रशेखर को आगे बढ़ाएंगे, और इस बात की हमने चर्चा अपनी न्यूज रिपोर्ट्स में भी पहले किया। अब ये बात खुल के साफ आ गई है। तो अब मायावती जो है वो चाहती हैं कि अपने आप को डिस्टेंस कर लें, क्योंकि यदि वो अपने आप को कांग्रेस से डिस्टेंस नहीं करेंगी तो उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, वोट ट्रांसफर हो सकता है। नहीं, आंचल, इसमें ये भी हमको बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि जब वो प्रयागराज से चलेंगी और प्रयागराज से बनारस तक जाएंगी तो मिर्जापुर और ये छोटे छोटे गांवों में और छोटे छोटे कस्बों में वो रुकेंगी, और जहां पर वो साझी बात करने वाली है। जैसे उन्होंने साझी बात आज विश्वविद्यालय के कुछ लड़कों से कही। ये सब ऑर्गेनाइज कार्यक्रम है जहां पर विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ वो बातचीत करेंगी। तो प्रयागराज से बनारस तक जब वो यात्रा करेंगी तो दलित, बहुत सारा जाटा वोट बैंक और जो मायावती का टिपिकल वोट बैंक है, जो टिपिकल मायावती का वोट बैंक है, उसको टच करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक वही हुआ करता था। तो कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है कि मायावती के लिए जो है 1 सीट कांग्रेस छोड़ने वाली है, कांग्रेस 8 सीटें छोड़ सकती है गठबंधन के लिए। तो ये जो तमाम बातें हैं, कांग्रेस ने फीलर्स भेजे हैं कि 7 सीटें वो छोड़ रही है, जिसको लेकर मायावती ने ये रिएक्ट किया। शायद ये 7+1 टोटल 8 सीटों के लिए है। और कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए, यही बात मायावती बार बार कर रही है। क्योंकि उनको लगता है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो कवर करने वाली हैं
उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो मायावती का वोट बैंक है वो काफी बड़ा है और कांग्रेस फिर से उस वोट बैंक को रिगेन न कर ले, क्योंकि प्रियंका का अपना एक जादू है, प्रियंका का अपना एक करिश्मा है और प्रियंका एक अथॉरिटी के साथ उन जगहों पर जा रही है और अपनी बात को कम्युनिकेट कराना प्रियंका को बहुत अच्छी तरह आता है। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी वर्णित गुप्ता के पास। वर्णित, आपसे यह जानना चाहूंगा कि गंगा जमुनी यात्रा इसको कहा जा रहा है, ये नाम कांग्रेस ने क्यों कर रखा हुआ है, क्या कारण है क्योंकि इसको गंगा जमुनी यात्रा कहा जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने अभी इससे पहले खुद ही बताया कि नमामि गंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जाए एक पेट प्रोजेक्ट था, उसकी पोल खोल के लिए ये जो है पूरा जो ये पूरा दौरा जो है वो जो है इंतजाम किया गया, उसका इंतजाम किया गया है। लेकिन एक चीज और जो हमें समझ में आ रही है, मेरी कई जानकारों से बात हुई है, उनका मानना ये है कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का नाम लिया, तो उन्होंने बोला कि मां गंगा ने मुझे बुलाया और मैं आया हूं, और शायद उसी तर्ज पे इस बार भी चुनाव में मां गंगा का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बार शायद कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने के लिए लग गई है और गंगा में जिस तरीके से उतर के नौका विहार करते हुए वो सीधे सीधे जाएंगी और कई लोगों से मिलेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक है जो कि इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं मायावती भी चिंतित दिखाई दे रही है और इसीलिए उनका ट्वीट भी सामने आया है जिसमें वो अपील कर रही है लोगों से कि वो भ्रमित ना हो। और जिस तरीके से कांग्रेस ने 7 सीट जो देने की कल जो बात कही है राज बब्बर के द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि वो 80 सीट पे चुनाव लड़े और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, और वो जिस पे भी लड़ना चाहे उस पे वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं चुनाव। जी दीपक जी, बिल्कुल सही वर्णित, आपने सही इसका पूरा विश्लेषण किया है। लेकिन आचल मैं एक चीज यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, क्या प्रियंका गांधी की इस यूपी यात्रा का जब समापन होगा या बीच में जाएंगी तो बीजेपी जोर जोर से ये कहना नहीं शुरू कर देगी कि देखिए गंगा अब तो इतनी साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी इसका आचमन भी कर सकती हैं और साथ ही साथ स्टीमर से वो प्रयागराज से बनारस तक भी चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। कल मैं उनको सुन रही थी और इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही भी कि उनको धन्य भाग की अब न सिर्फ प्रियंका गांधी, हम तो चाहते हैं राहुल गांधी भी जाए क्योंकि गंगा इतनी साफ हो चुकी है, हमारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल रहा है कि वो जा पा रहे हैं और स्टीमर यात्रा भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कराई है। वो बात अलग है दीपक, 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि गंगा कहीं से भी साफ नहीं हुई है और ये सिर्फ दिखावा है, इस तरह की बात की खबर भी आई थी 2 दिन पहले, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन होती रहेगी, विरोधाभास होता रहेगा। लेकिन मैं एक बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा आतिश और आंचल की अभी भी कांग्रेस में इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि जब वो बनारस के अंदर उतरती है तो गंगा का पानी हाथ में लेकर क्या प्रियंका गांधी बोलेंगी कि राम तेरी गंगा मैली अभी भी है, क्योंकि कई तरह से उनको ये सलाह दी जा रही है, कई जगह से उनको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा करिए और एक जेस्चर देने की कोशिश करिए कि इस स्टीमर यात्रा के बाद कि जितनी गंगा की सफाई की बात कही गई है, जितनी घाटों की सफाई की बात कही गई है, हम स्टीमर में तो चलकर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये पूरी की पूरी जगह जो है, पूरी की पूरी गंगा कम से कम इस बेल्ट से इस बेल्ट तक साफ नहीं हुई है। अच्छा, और दूसरा हाँ। जो नैरेटिव यहां पर देने का कोशिश होगी इस चुनाव के अंदर, वो 2014 में गंगा का बेटा बनकर नरेंद्र मोदी आए थे, तो गंगा की बेटी बनकर अब प्रियंका गांधी इन चुनाव में उतरी हैं, कम से कम प्रयागराज से लेकर उन्होंने बनारस तक यही संदेश दिया। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो गंगा जमुनी तहजीब को लेकर है। गंगा जमुनी तहजीब उसको कहा जाता है आंचल जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, और कम से कम ये जो इलाका पूरा है वो गंगा जमुनी तहजीब के बारे में माना जाता है। और ठीक होली के आसपास वो इस तरह का जो है जेस्चर देने की कोशिश कर रही हैं और इसको गंगा जमुनी यात्रा कहा गया है और साझी बात वो करने वाली है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए वो विंध्यवासिनी में भी जाएंगी, वो बनारस के मंदिर को दर्शन करेंगी, आज उन्होंने लेटे हुए हनुमान की पूजा अर्चना भी की, और जो तीसरी बात वो करेंगी वो मजार पर जाकर वहां पर भी मत्था टेकेंगी। तो ये एक स्टेटमेंट है प्रियंका गांधी का कि गंगा जमुनी तहजीब को लेकर आगे चलेंगी, और अगर पोलराइजेशन की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर करने की कोशिश करेंगी तो प्रियंका गांधी की ये अभी से उसके लिए स्ट्रैटेजी है। आते कुछ कह रहे हैं, एक नई तरह की ऑप्टिक्स नजर आती है। हालांकि इस पे बड़े सवाल हैं कि क्यों उन्होंने ये रूट चुना है, पॉलिटिकली उनके लिए कितने फायदेमंद रहेगा। संभवतः बीजेपी नेता ये भी कह सकते हैं कि उनको
प्रयागराज जाना चाहिए था स्नान के लिए, ना राहुल गांधी जा कह रहे हैं कि देखिए कुंभ में आप नहीं गए, कुंभ में आपने स्नान नहीं किया, लेकिन अब जो पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए आप प्रयागराज से बनारस तक स्टीमर के अंदर जा रही हैं, जबकि आनंद भवन वहां पर है, स्वराज भवन वहां पर है, गांधियों की पूरी परंपरा है, वहां गई और उन्होंने लिखा कि स्वराज भवन में जब मैं पहुंची हूं तो मेरी दादी का इस कमरे में जन्म हुआ था और दादी मुझे कहानियां सुनाई करती थी। उन्होंने एक कहानी का भी जिक्र किया है अपने उस संदेश के अंदर, उन्होंने लिखा है। उनका पहला जो दौरा था, प्लान था, वो टल गया था वहां स्नान के लिए, प्रयागराज में जाने के लिए। लेकिन अब ये जो पूरी ऑप्टिक्स है, मुझे लगता है एक नई तरीके की है। जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो सी प्लेन से आए थे, लेकिन इन्होंने ये रास्ता चुना है क्योंकि इनका पूरा गढ़ माना जा रहा है, जहां पे इनको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो उस पूरे रास्ते पे जाएंगी। हो सकता है सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न्स हो, क्योंकि एकदम से इनके एसपीजी प्रोटेक्टी है, इनका एक्सपोजर नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे एक्लिमेटाइज किया जाए लोगों को, ये भी हो सकता है कि इसमें सोच रही होगी। ये बड़ी बात दीपक मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जब ये राजनीति में ये प्लानिंग होती है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो वहां पर पैराशूट की तरह जब बड़े नेता उतार दिए जाते हैं जमीन पर, उनके बोर्ड पे छात्रों को बुलाया जा रहा है, महिलाओं को बुलाया जा रहा है, लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए बुलाया जा रहा है, कई अलग अलग वर्ग के क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल को। तो ऐसे में वो किस किस्म का फीडबैक देते होंगे और ये किस किस्म का इंटरैक्शन रहने वाला है, या ये इसमें जनता कितनी है और कार्यकर्ता कितने हैं? देखिए, इसमें कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, जनता भी आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जनता भी आएगी, लेकिन क्या प्रियंका गांधी को उस लेवल का फीडबैक जनता से मिल पाएगा, ये बड़ी क्वेश्चनेबल बात होगी। क्योंकि प्रियंका के लिए ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होगा कि इनमें से कौन कार्यकर्ता है, इनमें से कौन सक्रिय कार्यकर्ता है, इनमें से कौन टिकटार्थी है और इनमें से कौन आम जनता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो बहुत बढ़िया है प्रियंका गांधी का, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हैं और वो अमेठी और रायबरेली और उस इलाके की राजनीति लंबे समय से संभाल रही हैं, तो वहां की भाषा, वहां का रहन सहन, वहां का कल्चर, वहां का खाना पीना, इसको वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं और मुझे लगता है कि इसी को डीप में समझने के लिए वो इस रास्ते पर चल रही हैं। और अगर ये यात्रा हो सकता है कि 2019 के चुनाव के लिए फल न दे, लेकिन राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि रुकने का नाम नहीं है, 2022 के लिए भी हमको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और वहां के नेता जो है दीपक, वो अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो तैयारी है 2022 या फिर 2024 के लिए हो सकती है, तो उनकी लड़ाई लंबी है। तो जब प्रियंका को उतारा गया है तो एक लंबी लड़ाई के लिए उतारा गया है। नहीं, इसमें डिफीटेस्ट एटीट्यूड भी आता है कि क्या 2022 की लड़ाई के लिए 2019 की शुरुआत में प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है, तो ये भी बड़ा है। नहीं, लेकिन ये जब प्रशांत किशोर ने एडवाइस किया था, मैंने किसी कांग्रेसी नेता से पूछा था ये कि जब प्रशांत किशोर ने भी कह दिया और आप प्रियंका गांधी कार्ड क्यों नहीं खेलना चाहते, तो उनका ये कहना था जहां हार रहे हो वहां क्यों खेलेंगे। उनका ये कहना था कि अगर जानकारी अगर 2017 में मैं उनकी फैमिली की थॉट प्रोसेस समझाता हूं, क्योंकि मुझे कहीं से फर्स्ट हैंड जानकारी उसके बारे में प्राप्त हुई थी और मैं बात भी कर रहा था उन लोगों से उस वक्त पर। बड़ा साफ था कि 2017 में हमने अमित शाह से एक बार पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात कर रहे थे उनसे और उनसे पूछा गया था, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात थी, और उन्होंने उनसे साफ साफ पूछा गया था कि अगर 2017 में यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी आ जाती है तो क्या करेंगे। बोले आएंगी, जीतने की कंडीशन में रहेंगे नहीं, और अगर वो हार जाती हैं 2017 में आने के बाद तो 2019 हमारे लिए साफ हो जाएगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी। प्रशांत किशोर के समझाने के बावजूद कांग्रेस ने यही सोचा कि अगर 2017 में वो अपने तुरुप का पत्ता निकाल देंगे तो 2019 में क्या करेंगे, इसीलिए बड़े चुनाव में उनको निकाला गया है। अगर यहां पर वो हार भी जाती हैं या संतोषजनक प्रदर्शन नहीं होता है तो भी वो इस बात को वैसे भी बॉटम आउट बहुतों को लगता है कि कांग्रेस कर गई है, अब इससे ऊपर तो रिसर्जेंस ही है, इससे बेड़ा गर्क कितना होगा। रिसर्जेंस ही है, लेकिन अब देखना और समझना ये होगा कि 44 से कितनी ऊपर, क्या 3 डिजिट का आंकड़ा कांग्रेस क्रॉस कर पाएगी, ये मेरे ख्याल से उसके लिए एक स्वेटर की 44 हो गया, आप पता नहीं कि कितना होगा। 2017 में बनारस में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने उनसे एक बॉटम लाइन पूछी थी कि आपने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी जो है इन चुनाव के बाद खड़ी हो जाएगी, तो मैंने उनसे पूछा था कि खड़ी हो जाएगी का आपका क्या मतलब है। हाँ। 2017 से पहले मैं 2012 की बात कर रहा हूं, तो 2012 में उन्होंने कहा था खड़ी हो जाएगी का मेरा मतलब ये, वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे और खड़े हो गए थे, बोले इसका मतलब ये है कि ऐसे खड़ी हो जाएगी, और बोला ऐसी खड़ी हो जाएगी में आप कितनी सीटें मान रहे, उसका कोई उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। तो 2012 में तो वो खड़े नहीं हो पाए, 2017 में भी खड़े नहीं हो पाए, अब 2019 में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, मतलब मुझे लगता है कांग्रेस जीतेगी। नहीं, मैं आपने सेंटेंस नहीं पूरा होने दिया, मैंने ये कहा कि कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, बीजेपी को खुद बीजेपी हरा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की झोली में
जीत तभी आती है जब दूसरी पार्टी कोई अपने आप को हरा दे। वो इंतजार करते रहते हैं कि हम कैसे जीतेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर दीपक रुकना पड़ रहा है हमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए बड़ी मेहनत कर रही है, चलो बड़ी मेहनत कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए, जल्द लौटते हैं।